हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी ये दूसरी वीडियो है। मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और आज मैं यहाँ पर एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन देता है। ऐसी ही सिमिलर डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में भी मिलेगी, बट आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट 4 के लिए वैलिड है। आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट 3 के लिए है, और ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है। अब आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो 4 क्लासेस में डिफाइन करता है। क्या है वो 4 क्लासेस? तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, थर्ड है लोकल अथॉरिटीज़। इसमें आएगा आपका पंचायत बोर्ड, म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड ऑल सारी चीज़ें। फोर्थ वन है कि अदर अथॉरिटीज़। अब जो ऊपर की ये जो 3 क्लासेस दी गई हैं ये बहुत ही क्लियर हैं, बट जब आर्टिकल 12 की इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो 2 मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 मेन क्वेश्चन? चलिए हम बताते हैं। पहला है ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज़ का, ये कितना वाइड है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। और दूसरा ये है कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल्स होगी या नहीं, क्या जुडिशरी को हम स्टेट बोल सकते हैं या नहीं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता लगाते हैं इन इम्पॉर्टेंट केस लॉस के थ्रू। तो हमारा पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का, जिसमें हमें एक न्यू टर्म मिला एजिस्डम जेनेनस का। जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वो अथॉरिटीज जो गवर्नमेंटेड या सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, सिर्फ वो ही अदर अथॉरिटीज के मीनिंग में आएगी, सिर्फ वो ही स्टेट होंगी। पर दूसरा केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर मीनिंग दिया और ये कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अथॉरिटीज गवर्नमेंटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है तो अदर अथॉरिटीज के मीनिंग में आएगी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे LIC, ONGC, IFC, ये सभी अदर अथॉरिटीज होंगी, ये सभी स्टेट का डेफिनेशन में फॉल होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा केस RD शेट्टी वर्सेस IAA। IAA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। इसे फेमसली एयरपोर्ट अथॉरिटी केस भी कहते हैं। इसमें हमें एक नया टर्म मिला एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की ऐसी कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती हैं वो अदर अथॉरिटीज के अंदर वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होंगी। और इसके बाद आता है हमारा अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट डिफाइन किया ये देखने के लिए कि क्या कोई बॉडी अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं। तो चलिए इस टेस्ट के क्राइटेरिया क्या क्या हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कि उस कंपनी का एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट के पास होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में डीप एंड परसेसिव कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड, वो अथॉरिटीज जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए। और नेक्स्ट, वो जो कॉरपोरेशन है वो मोनोपोली स्टेटेड इंजॉय करनी चाहिए। और ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंटैलिटी को हम अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में लेंगे, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगी। इसके बाद आता है हमारा सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये कहा गया कि भारत पेट्रोलियम स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि भारत पेट्रोलियम जो है हमारा
वो स्टेट में आएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि क्या जुडिशरी स्टेट होगा या नहीं। तो सबसे पहला केस है प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्सरसाइज कमिश्नर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी जब अपनी रूल मेकिंग पावर एक्सरसाइज करती है तब तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। और फाइनली इस क्वेश्चन को आंसर दिया गया AR एंटवले वर्सेस RS नायक के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने कहा कि कोर्ट ऐसा कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे, जो उसे एब्रिज करे। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस केस में कहा गया कि कोर्ट जब भी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, पर जब भी कोर्ट जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो नॉन जुडिशियल फंक्शन स्टेट की डेफिनेशन और जुडिशियल फंक्शन स्टेट नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। आर्टिकल 13 जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया में जितने भी लॉज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए। आर्टिकल 13 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था लेजिस्लेचर की पावर पर रोक लगाने के लिए, ताकि वो कोई ऐसे लॉज ना बना दे जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आने से पहले बनाए गए थे। अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं तो वो लॉज वॉयलेट होंगी। फिर नेक्स्ट है 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, जो स्टेट के ऐसे क्लॉज बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें। तो 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 के थ्रू आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करता है इंडिया के सारे लेजिस्लेशन के ऊपर, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। आर्टिकल 13 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन से रिलेटेड और दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हो सकता है या नहीं। तो आर्टिकल 13 का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जो ये कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट की वॉलेटिव है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट से ओवरशैडो हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। और जैसे ही ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है किसी अमेंडमेंट के थ्रू या अदर वे में, तो ये लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा। इंडिया में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स फॉर्मुलेट हुआ भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में, जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ इनकंसिस्टेंसी तक जो प्रॉब्लमेटिक लॉ है वो स्लिप करेगा, वो ओवरशैडोड रहेगा। जैसे ही इनकंसिस्टेंसी रिमूव की जाती है ये लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना। तो ये डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से वॉयलेट है, इनकंसिस्टेंसी है, तो जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है अगर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं तो सिर्फ ये पार्ट वॉइड रहेगा, बाकी एक्ट वैलिड रहेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का सबसे फेमस केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के जो 8 सेक्शन थे सिर्फ उसे अल्ट्रावाइज डिक्लेयर किया था और बाकी पूरा एक्ट वैलिड था। इसी तरह AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सिर्फ जो एक प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन था सेक्शन 4 का, सिर्फ उसे हटाया गया था, बाकी पूरा एक्ट वैलिड था। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 30 का कि क्या फंडामेंटल राइट को
अमेंड किया जा सकता है या नहीं, जिसके लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस देखने पड़ते हैं। एक तो है जुडिशियल रिव्यू का पावर है जो आर्टिकल 13 के अंदर, और दूसरा है आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर की बात करता है। तो पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट करने की पावर है उसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। पर जो दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आर्टिकल 36(8) के पावर यूज करते हुए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। इसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है उससे वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, वो ऐसे कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जिससे फंडामेंटल राइट एब्रिज हो सके। तो गोलकनाथ ऐसा पहला केस था जिसमें पार्लियामेंट की पावर पर रोक लगाई गई थी। कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है फेमस केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसने गोलकनाथ के केस को ओवररूल करके सुप्रीम कोर्ट की ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर हैं उससे वो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। बस पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना है कि उस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट ना हो। तो चलिए, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे के आर्टिकल्स मैं आपको पार्ट 3 में बताने वाली हूँ। थैंक यू।